आधी रात का था। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे 3 आदमी कब्र खोद रहे थे। वहां दूर दूर तक कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटे को चीरती हुई जमीन खोदने की आवाज। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही दूर पर एक आदमी सिगरेट पीते हुए उनको देख रहा था। उसके दूसरे हाथ में टॉर्च है। उसके सामने एक औरत की लाश पड़ी हुई है। उस लाश पे एक खोदने वाले की नजर पड़ती है। उस औरत की जान तो गई पर आंखें अभी खुली हुई हैं। पहला आदमी दूसरे से धीरे से बोलता है, साहब, कहने पे मार तो दिए पर लग रहा है अभी भी जिंदा और मुझे देख रही है। दूसरा आदमी भी काम रोक के लाश को देखता है। दोनों को काम रोकता देख बॉस चिल्ला देता है, अबे ओए, जल्दी करो, रुकने का वक्त नहीं है, इसे जल्दी दफनाना है। मैंने तुमको बहुत समझाया कि जमीन पे कंस्ट्रक्शन का परमिशन दे दो, लेकिन तुम्हें ईमानदारी का चस्का लगा था। अब कौन रोकेगा मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने से? और कहाँ है तुम्हारे गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस? यहाँ अब विला बनेगा और बिकेगा भी। ये बोल के वो अपना सिगरेट उस गड्ढे में फेंक देता है। बाकी लोग कब्र को भरने में लग जाते हैं। धीरे धीरे वो लाश जमीन के अंदर दफन हो जाती है। कल से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू करना है, सबको बोल देना। जी साहब। एकांश एक बड़े मैदान में अकेला खड़ा है। दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे और एक झरना। वो चलते चलते एक घास से भरे हुए मैदान में पहुंच जाता है। वहां पहुंच के ये सोचने लगता है। ये सोचते ही अचानक से एकांश के आसपास की जमीन खिसकने लगती है और वो धीरे धीरे अंदर फिसलने लगता है और एक आवाज गूंजने लगती है। जैसे ही एकांश अंदर पूरी तरह जाने लगता है, तब फोन की घंटी सुन के एकांश अचानक उठ जाता है। पसीने से लथपथ डरा हुआ एकांश फोन की तरफ देखता है। हाँ, फिर से एक डरावना सपना। पता नहीं ये कब बंद होंगे। अपने आप को अपने कमरे में पाकर एक सुकून की सांस लेता है और फोन उठाता है। हेलो। हाँ पापा। बेटा कहाँ है? मैं घर पर ही हूँ, बस आंख लग गई थी। एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिला है जिसके लिए मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ। सोचा तुझे भी साथ ले लूं। हो सकता है हर बार की तरह इस बार भी तू मेरे लिए लकी साबित हो जाए। अच्छा, दार्जिलिंग में कोई डील हो रही है क्या? वहाँ बिल्डर का विला है, काफी टाइम से खाली पड़ा है, उसे देखने जा रहा हूँ। वो उसको बेचना चाह रहे हैं, ब्रोकरेज फीस अच्छी मिलेगी। ओके पापा, कब चलना है? अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, तू तैयार हो जा, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ठीक है पापा। एकांश ने पापा की बात मान तो ली, पर अभी भी उस सपने के बारे में सोच रहा था। एकांश बेड से उठने ही वाला था, तभी क्या हुआ? इतने पसीने क्यों छूट रहे तेरे? तुझे फिर से कोई बुरा सपना आया? एकांश को डरावने सपने बचपन से आते थे और उसकी माँ और उसकी बहन को ये बात पता थी, लेकिन एकांश इस बारे में खुल के अभी भी नहीं बोल पाता है। कुछ नहीं, सब ठीक है। अचानक फोन आया इसलिए डर के उठ गया था। मम्मी से कुछ नहीं बोलना, वो खामखा डर जाती हैं। पापा हमेशा मेरे साथ यही करते थे। जब से मैं 16 साल का हुआ हूं, तब से पापा अपनी हर डील में मुझे ले जाते थे। उनका मानना था कि मेरे होने से उनकी सारी डील्स सक्सेसफुल हो जाती थी। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि दार्जिलिंग जाना मेरे लिए एक काले समय की शुरुआत थी। हम विला के पास ही पहुंच रहे थे कि अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। जब मैंने उस बिल्ली को मुड़ के देखा, उसकी हरी आंखें हमें ही घूर रही थी। मैं डर गया, लेकिन उसे इग्नोर करके बाइक पर चुपचाप बैठा रहा। कितना बड़ा विला है। विला को बाहर से देखकर पापा से ज्यादा तो मैं एक्साइटेड हो गया था। विला इतना आलीशान और सुंदर दिख रहा था, मानो जैसे कोई उसकी सालों से देखभाल कर रहा हो।
हम जैसे ही विला के गेट के अंदर घुसे, सामने ही एक बड़ा सा फाउंटेन था जो विला की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। और राइट साइड में विला का इतना बड़ा आंगन था जैसे उसमें क्रिकेट फुटबॉल खेल सकते हो। विला का दरवाजा इतना बड़ा जैसे वो राजमहल का दरवाजा हो। और फिर हम अंदर गए। दरवाजे पे कदम रखते ही मुझे अजीब सा लगने लगा। हवा में एक भारीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा से गुजरना मुश्किल हो रहा था। कोई तो चीज थी जो मुझे महसूस हो रही थी, जबकि पापा के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो तो बहुत आराम से अंदर चले गए। क्या हुआ आकाश? इतने धीरे क्यों चल रहे हो? जल्दी आओ। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। ये लो, पानी पी लो। हम लंबा ट्रैवल करके आए हैं ना, थकान होगी। पता नहीं, सर भी थोड़ा भारी सा लग रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ कहीं, मैं बाकी का विला देख लूंगा। मैंने देखा खिड़की के पास एक स्टूल पड़ा था। मैं वहीं बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। वैसे तुमने देखा है काश, सामने का गार्डन यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है, और ये सीढ़ियां कितनी चौड़ी हैं, किसी के गिरने का डर भी नहीं रहेगा। ये विला इतना बड़ा है कि यहाँ एक पूरा गांव समा सकता है, और आसपास भी कोई नहीं रहेगा। चारों तरफ घने पेड़ पौधे ही हैं। वहां देखो कितना सुंदर वाटरफॉल है। पापा को तो ये विला बहुत पसंद आया। और तभी विला में थोड़ा और घूमते घूमते अचानक से ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे पैर अचानक बढ़ क्यों रहे हैं? आकाश, आकाश! मैं बाहर आंगन में घूम रहा था और सोच रहा था कि जब मैं ऐसा विला खरीदूंगा तो उसे ऐसे सजाऊंगा ताकि वो और सुंदर दिखे। लेकिन उस वक्त अंदर क्या हो रहा था मुझे उसकी बिल्कुल भनक तक नहीं हुई। जैसे ही पापा उस कमरे में घुसे, उन्होंने दरवाजे से ठीक सामने एक आईना देखा। ये किसकी परछाई है? इस कमरे में तो कोई नहीं है। इसे मेरा नाम कैसे पता? कौन है यहाँ? आकाश, अपनी मस्ती बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पापा को समझ आ गया था कि वो मेरा मजाक नहीं था और वो किसी मुसीबत में पड़ गए थे। उन्होंने भागने की कोशिश की और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा बंद हो गया। कौन है यहाँ? दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। कौन है? क्या चाहते हो? आकाश, आकाश! पापा ने थोड़ी सी हिम्मत जुटा के आईने की ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। फिर भी उन्हें उस ओर से आवाज सुनाई दे रही थी। पापा और घबरा गए। उन्होंने दरवाजे को और ताकत लगाकर खोलने की कोशिश की। जब दरवाजा नहीं खुला, तब उन्होंने जोर जोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनके पीछे आकर उनके कंधे पर हाथ रखा है। जैसे ही पापा पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि ठीक उनके चेहरे के सामने एक चेहरा उनकी आंखों में देख रहा था। वो लाल आंखें देखते ही पापा मानो जैसे उनके वश में हो गए। हाँ, मैं यहाँ आऊंगा। इसके बाद जैसे ही पापा कमरे से बाहर आए, वो विला से बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने आंगन में मुझे देखा। आकाश, आकाश, अब मैं इस विला को खरीदूंगा और हम सब बहुत जल्द इस विला में रहने के लिए आएंगे। पापा को क्या हुआ अचानक से? इस विला को खरीदने की बात कर रहे हैं? आकाश, चलो अब घर चलते हैं। ठीक है पापा। हेलो एकांश, विला देख लिया तूने? कैसा था? हाँ, विला तो देख लिया,
और वो बहुत अच्छा भी था, पर मुझे वहाँ कुछ ठीक नहीं लगा और पापा उस विला को खरीदने का सोच रहे हैं। अगर अंकल ने उस विला को खरीदने का सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हाँ, मैं घर जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। जानवी की बात तो सही थी, विला बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहां जाने में हिचकिचाहट हो रही थी, जैसे मैं किसी विला में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में गया था। घर पहुंचते ही बड़ी खुशी के साथ पापा ने मम्मी को विला के बारे में बताया। हम लोग इसी महीने एक बड़े से विला में रहने के लिए जाएंगे, वो भी दार्जिलिंग। और तो और हमें छोड़कर आसपास कोई और रहेगा भी नहीं। ये आप क्या बोल रहे हो? आपने अचानक इतना बड़ा फैसला कर लिया? ऐसा क्या खास है उस विला में? अरे तुम्हें भरोसा नहीं होगा, वो घर इतना बड़ा है और कितना अच्छा और आलीशान है। और तो और दिया का ऑफिस भी वहां से पास में हो जाएगा। लेकिन इस तरह घर को छोड़कर कहीं और जाना बहुत दिक्कत होगी। कुछ दिक्कत नहीं होगी, सब बड़े आराम से हो जाएगा। जो भी हो, मेरे लिए तो अच्छा है। मैं अपने सभी मायके वालों से मिलती रहूंगी। ये सब बातों में बहुत वक्त गुजर गया था और सोने का वक्त हो चुका था। दीदी बस सोने ही वाली थी कि मैं उनके कमरे में पहुंच गया। मैं एकदम गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ एकांश? तू किस सोच में डूबा हुआ है? दीदी पता नहीं क्यों मैं जब पापा के साथ विला देखने गया था, मुझे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एकांश, तूने वैसी जगह को पहली बार देखा है, इसलिए ज्यादा मत सोच। और उसी वक्त दूसरे कमरे में मम्मी पापा से बात कर रही थी। उस विला को खरीदने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? हाँ वो तो है। और अब तो आसपास किसी नई प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा कि जल्द से जल्द उसके फ्लैट्स को बिकवा कर पैसे अरेंज कर पाऊं। आप अपने जमीन को बेच दो तो बिना किसी दिक्कत के उस विला को खरीद सकते हैं। भैया, इतनी आसानी से तो वो जमीन बेचने के लिए नहीं देंगे। तुम्हारी बात तो सही है। कैसे बोल सकता हूँ कि उन्होंने सालों से मुझसे बात तक नहीं की जमीन की वजह से, पर कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही होगा। अभी तो काफी रात हो गई है, कल एक बार बात कर लेना। जब ये बातें चल रही थी, मुझे पहली बार खुद के घर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो जैसे कोई और भी हमारे बीच हो। लेकिन इस बात पर मैंने इतना गौर नहीं किया और मैं अपनी आंखें बंद करके सो गया। तभी मैंने एक बेहद डरावना सपना देखा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। एकांश, उठो। तुम इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? किसे छोड़ने को बोल रहे हो? दीदी वो हमारे साथ है, दीदी वो हमें नहीं छोड़ेगी। वो कौन? मुझे सपने में वो विला दिखा जहां वो थी। उसने हम सबको वश में करके हमें उस विला में बंद करके रखा था। पता नहीं कैसे मैं उसके वश से बाहर हुआ तो देखा फोन बज रहा था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, तुझे इस विला से कोई नहीं निकाल पाएगा, कोई नहीं। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। एकांश, एकांश कोई नहीं है, वो एक सपना था। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। एकांश, वो बस एक सपना था। रुक, मैं पानी लेकर आती हूँ। उस सपने की वजह से मैं उस रात सो नहीं पाया और अगला दिन भी उसी सोच में निकल गया। और फिर अगली रात ठीक उस सपने की तरह रात के 2:59 पर हॉल के टेलीफोन की घंटी बजी। वो घंटी धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। दीदी उठो ना, दीदी। क्या हुआ एकांश? दीदी कॉल आ रहा है, बिल्कुल मेरे सपने की तरह, ठीक 3 बजे। मुझे कोई फोन की आवाज नहीं आ रही है यार। दीदी को बेल नहीं सुनाई दे रही थी। मैं करता भी तो क्या। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं हॉल में आया, तभी अचानक पीछे से आवाज आई। जल्दी देख एकांश, पता नहीं कौन इतनी रात के इतने कॉल किए जा रहा है। जैसे ही मैंने देखा कि पापा मेरे पीछे हैं तो मुझे राहत मिली। हाँ पापा। जब मैंने वो कॉल उठाया तो मुझे एकदम भारी आवाज सुनाई दी। हेलो। एकांश को अचानक वो डरावना सपना याद आया और वहीं उसके पैर रुक गए। इस विला से उस सपने का क्या ताल्लुक है उसे पता नहीं चला। उसे मन ही मन डर लगने लगा।